हेलो स्टूडेंट्स। तो जहाँ से हमने पिछली वीडियो स्टॉप की थी वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी 5 रिएक्शंस दी थी करने के लिए और आपने कोशिश करी होगी करने की। हो सकता है कुछ सॉल्व हो गई हो और हो सकता है कुछ सॉल्व नहीं हो। तो हम जो है इन सभी को जो है अपनी तरफ से सॉल्व करते हैं। ठीक, देखें तो ये हमारे पास में जो है फर्स्ट रिएक्शन थी, वही पिछली तरह से यहाँ डालोगे एलिमेंट, यहाँ LHS और यहाँ पर RHS। एलिमेंट्स में हमारे पास में कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक, उसके बाद में LHS में देखते हैं तो कार्बन कितना है LHS में 1, RHS में कार्बन 1, सल्फर में LHS में ऑक्सीजन सल्फर LHS में 2, RHS में 1। ऑक्सीजन यहाँ है 2 और यहाँ है 2 प्लस 4। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है, क्योंकि हमने बोल रखा है कि जो टूटे हुए हैं उन्हें पहले बैलेंस नहीं करते, तो रह गया केवल सल्फर, क्योंकि कार्बन तो बैलेंस है ही है। तो यहाँ पर 1 है तो इसमें आप 2 का इंटू करोगे, यानी RHS के सल्फर में 2 का इंटू हुआ, यहाँ आप 2 का इंटू करोगे। जब आपने 2 का इंटू इधर किया तो सल्फर में तो 2 का गया, लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी गया, तो इस ऑक्सीजन में 2 का इंटू करोगे तो 4 तो ये है, तो ये रहने दें, चलिए लिख दीजिए चाहे 4 ये और 2 अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक, अब ये बैलेंस रह क्या गया, यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन रह गई। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 2 ये और 4 ये, यानी कि टोटल हमारे पास में यहाँ है 6 ऑक्सीजन। यहाँ कितने 2, तो इसमें कितने का इंटू 3 का, ये 6, तो वो आप 3 का इंटू यहाँ करोगे। देखिए बैलेंस हुआ है कि नहीं। यहाँ पर एक कार्बन 2 सल्फर ऑक्सीजन 6, यानी कि आपकी बैलेंस हो गई है। ये हमारे पास में सेकंड रिएक्शन है, बैलेंस करनी है। यहाँ पे आप डालोगे एलिमेंट, यहाँ LHS, यहाँ पे RHS। ठीक, एलिमेंट मैग्नीशियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इधर LHS में देखते हैं, LHS में मैग्नीशियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2। RHS में मैग्नीशियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन भी 1। ठीक, तो ये बैलेंस ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, तो आप ऑक्सीजन में 2 का इंटू करोगे, तो यहाँ ऑक्सीजन यानी कि यहाँ इंटू होगा। ठीक, जब भी इंटू करते हैं हमेशा आगे इंटू करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ इंटू करते हैं ऑक्सीजन में O2 यहाँ लेते, नहीं, आपको फर्स्ट में ही इंटू करना है। उसके बाद में यहाँ पे 2 हो गए, तो ये 2 का इंटू मैग्नीशियम में भी गया था, यानी कि यहाँ भी आप 2 लिखोगे। 2 यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ आप 2 का इंटू करना पड़ेगा, यानी कि हो गए 2। ठीक, तो देखें जरा बैलेंसिंग में, मैग्नीशियम 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, यानी कि 2Mg प्लस CO2 2MgO प्लस C, यानी कि आपकी बैलेंस है रिएक्शन। ठीक, ये थर्ड रिएक्शन है, बैलेंसिंग करनी है। वही आप डालोगे एलिमेंट, यहाँ LHS, यहाँ पे RHS। एलिमेंट में कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट है। अब इसमें जो है कैल्शियम कितना है, LHS में 1, RHS में 1, कार्बन यहाँ 2, कार्बन यहाँ 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2, तो आप ऐसे तोड़ के लिखेंगे। ऑक्सीजन चेक करें, यहाँ 1
और यहाँ ऑक्सीजन क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 है तो 2 का ऑक्सीजन में इंटू हो रहा है यहाँ। ठीक, तो कैल्शियम बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, लेकिन ये टूटा हुआ है तो पहले आप जो टूटा हुआ नहीं है उसे आप बैलेंस करोगे। तो यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन में यहाँ 2 का इंटू करेंगे यानी कि 2, तो LHS वाले में हमने 2 का इंटू किया, ये इंटू यहाँ होगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ हमने जब 2 का इंटू किया तो वो हाइड्रोजन के साथ में गया, यानी 1 1 2 2, यहाँ 2 और 2, ये 4 ये 4 ये 2 ये 2, बस और कुछ करना ही नहीं है। ठीक, तो ये आपकी बैलेंस हो गई पूरी केमिकल रिएक्शन। ये आपकी फोर्थ रिएक्शन थी। यहाँ आप एलिमेंट, यहाँ LHS, यहाँ RHS, एलिमेंट में है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 ही एलिमेंट हैं। ठीक, अब देखते हैं LHS में नाइट्रोजन है 1, RHS में है 2, हाइड्रोजन है 3, यहाँ है 2, यहाँ ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पर है 1। ठीक, तो कोई भी बैलेंस नहीं, 1 2 3 2 2 1, कोई बैलेंस नहीं। तो बैलेंस ना होने के लिए अब यहाँ पे आप जो बैलेंस करोगे सबसे पहले ऑक्सीजन को करें, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, इसमें 2 का इंटू करो। तो आपने ऑक्सीजन यानी RHS वाले ऑक्सीजन में 2 का इंटू कर दिया। तो जब आपने इंटू किया तो यहाँ पे जो है यहाँ पे तो हो गया हमारे पास में ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ 2 में इंटू हो गया है तो ये आपको हो गए 4। अब यहाँ 3 है यहाँ 4 है, ये तो बैलेंस हो चुके हैं। तो अब ऊपर वाले नाइट्रोजन को बैलेंस करें, इसमें 2 का इंटू, क्योंकि 2 इधर है 2 इधर होनी चाहिए, 2 का इंटू इधर जाएगा। क्लियर कि नहीं? तो आपने यहाँ जब नाइट्रोजन का इंटू किया तो नाइट्रोजन में तो क्या ही गया, हाइड्रोजन में भी गया, 2 का इंटू यहाँ 6। अब भाई सीधी सी बात है कि ये बैलेंस नहीं है तो आप हाइड्रोजन जो 6 तो उसमें 2 का इंटू करोगे। अब हाइड्रोजन वाले में 2 का इंटू किया यानी कि 2 का इंटू यहाँ होगा तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा 4, 2 का इंटू किया है। अब 4n तो यहाँ भी आप ऐसा कर लें, इसे सीधे 4 लिख लें, 4 नाइट्रोजन। अब ये 12 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास में कितने हाइड्रोजन है, 4 है, यहाँ 12, तो यहाँ कितने का इंटू करोगे आप, 3 का, यानी कि हो जाएंगे टोटल 12। तो भाई यहाँ भी आपको 3 का करना पड़ेगा, यानी कि टोटल आप 4 तो थे ही, 3 दूनी 6, तभी तो जाएंगे 6 दूनी 12 हाइड्रोजन के। अच्छा, अब हाइड्रोजन आपका देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 12, हाइड्रोजन यहाँ भी 12 है, ऑक्सीजन में भी गया है इंटू, ऑक्सीजन में यहाँ पे जो हमारे पास में 6 था, 1 के साथ में 6 का इंटू, तो यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं कि हाइड्रोजन 12 हो चुके हैं, नाइट्रोजन 4 है और यहाँ नाइट्रोजन केवल 2 है, तो भाई यहाँ भी आप 2 का इंटू करोगे 4 करने के लिए। 4 नाइट्रोजन हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन रह गए, ऑक्सीजन 6 है, इधर कितने हैं 2, तो यहाँ आप करोगे 3 का इंटू। देखें नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6 और 6, यानी कि पूरी रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये आपकी लास्ट रिएक्शन थी, बैलेंस करनी है। यहाँ डालोगे एलिमेंट्स, ये LHS, ये RHS, एलिमेंट्स में एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। LHS में एल्यूमिनियम 1, उधर 2, ऑक्सीजन यहाँ 3, उधर 3 और 1, हाइड्रोजन यहाँ 3 और वहां पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 वहां पे 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है हाइड्रोजन बैलेंस कर लें, चाहे तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लें,
चाहे आप एल्यूमिनियम बैलेंस कर लें, जो आप सही समझो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है हाइड्रोजन ही एल्यूमिनियम ही बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, यहाँ पर है 1, यहाँ आप इसका इंटू कर दोगे 2 का, तो ये हो जाएगा 2Al। अब यहाँ हमने 2 का इंटू किया था, 2 का इंटू ऑक्सीजन में भी गया और 2 का इंटू हाइड्रोजन में भी गया। ऑक्सीजन 3 थे, उसमें भी 2 का इंटू गया, ऑक्सीजन हो गए 6। हाइड्रोजन 3 थे, उसमें 2 का इंटू गया, हाइड्रोजन हो गए 6। ठीक, अब हमारे पास में जो है एल्यूमिनियम बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन 6 और इधर है 4, और हाइड्रोजन इधर 6 और इधर है कितने? 2। हाइड्रोजन बैलेंस कराएंगे, यहाँ पे आप करोगे 3 का इंटू, तभी तो 6 होंगे, तो 3 का इंटू यहाँ भी होगा। जब आपने 3 का इंटू हाइड्रोजन में किया तो वो इंटू यहाँ भी होगा। अब जब यहाँ इंटू होगा तो 3 का हाइड्रोजन के साथ हुआ ही, लेकिन 3 का ऑक्सीजन के साथ भी हुआ इंटू, तो 3 का ऑक्सीजन के साथ इंटू कर दीजिए, हो गए 3 और 3 6, यानी कि एल्यूमिनियम 2 2, ऑक्सीजन 6 6, हाइड्रोजन 6 6, और ये आपकी केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है। ये 4 रिएक्शंस और हैं जो आप बैलेंस करके देखेंगे। ठीक है, ये होमवर्क समझ सकते हैं इसे, ये आपको बैलेंस करनी है रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम, वो आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक characteristics of chemical reactions। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मतलब हमें कैसे पता चले कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है? हो सकता है वो फिजिकल रिएक्शन भी हो। तो अगर किसी भी रिएक्शन में ये डिफरेंट टाइप्स के इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखते हैं तो आप कह सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बनता, अब ये आप कहोगे सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो प्रेसिपिटेट होता है कि अगर किसी टेस्ट ट्यूब में कोई भी सब्सटेंस या लिक्विड इसमें पहले से प्रेजेंट में है और इसके अंदर कोई दूसरी टेस्ट ट्यूब में कोई दूसरा लिक्विड इसमें जो है डाला जा रहा है, तो इस टेस्ट ट्यूब के बीच में या अंदर बोले कुछ ऐसा सब्सटेंस इकट्ठा हो जाए जिसकी मतलब जो कि इन दोनों लिक्विड्स में डिसॉल्व ना हो, यानी कि वो जो है घुले नहीं, उसे जो नीचे बैठ गया उसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस आपस में मिलाई जा रही है और उनके मिलाने से कोई एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे जो है जमा हो गया है, तो आप उसे प्रेसिपिटेट बोलोगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी है कि अगर इसमें जो है इसी टेस्ट ट्यूब में आपके पास में दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट, ये मान लीजिए कि इसमें तो NaCl यानी कि पानी और नमक का सॉल्यूशन, और इस वाली टेस्ट ट्यूब में है सिल्वर नाइट्रेट KgNO3। ठीक, तो अगर इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो यहाँ पर एक सफेद कलर का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, वो Ag और Cl का बनता है।
AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। आप अपनी केमिस्ट्री लैब में जाके इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं कि अगर हम NaCl के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो प्रेसिपिटेट बनता है कि नहीं बनता है। और इससे जो है ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होती है अच्छी, कि प्रेसिपिटेट होते क्या है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि प्रेसिपिटेट को केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं ना, तो उसमें ऐसा करके नीचे की तरफ एरो बना देते हैं, यानी कि ये हो गया प्रेसिपिटेट। और अगर हम ऊपर की ओर एरो बनाते हैं तो ये होता है गैस की फॉर्म में, यानी कि गैस जो है रिलीज हो रही है। ठीक, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एरो अगर नीचे की ओर है तो मतलब उसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, और अगर ऊपर की ओर एरो है तो मतलब उसमें गैस इवॉल्व हो रही है। तो पहला तो आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या आप अपनी स्कूल की लैब में देख सकते हैं करके इस एग्जांपल को। सेकंड आपका आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें से जो है गैस जो है निकलने लग जाए। इसका भी एक एग्जांपल देख लें कि हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है, हमारे पास में, जिसमें डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और अगर हम इसके अंदर हम जो है जिंक ग्रेनुअल्स डालते हैं, जिंक के टुकड़े, जिंक मेटल के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, तो अगर हम उसमें जिंक ग्रेनुअल्स डालते हैं तो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है और गैस इवॉल्व होती है, और ये गैस होती है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। और अगर इस हाइड्रोजन गैस के पास में हम जलती हुई तीली लेकर आए तो हाइड्रोजन गैस जो है उस जलती हुई तीली के कांटेक्ट में आकर पॉपिंग साउंड देती है, पुफ पुफ करके कुछ ऐसे, तो पॉपिंग साउंड देती है। ठीक है ना, रिएक्शन आप समझ लें कि अगर मैं जिंक ग्रेनुअल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालता हूं तो ये ZnSO4 सब्सटेंस बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, पहला हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दूसरा होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। थर्ड देखें, थर्ड आपका आता है चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, इसकी शेप बदल जाए। जैसे पेट्रोल लिक्विड की फॉर्म में, और अगर उसे हम बर्न करते हैं तो वो जो है एनर्जी यानी कि जलती है और वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। सेम वैसे ही अगर हमारे पास में वैक्स या मोम है, उसे भी अगर हम गर्म करते हैं तो मोम पिघलेगा, जलेगा और उसमें से वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है ना, तो चेंज इन शेप यानी कि उसकी जो है शेप बदल जाए। आप यहाँ पे डाल सकते हो वैक्स या पेट्रोल, फॉर एग्जाम्पल में पेट्रोल प्लस ऑक्सीजन, पेट्रोल क्या गई, इस साइन को बोलते हैं हम हीट करा रहे हैं ऑक्सीजन से, यहाँ पे CO2 और H2O गैस रिलीज होती है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, नंबर 4 आता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि रिएक्शन हम करा रहे हैं आपस में और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए उसके सॉल्यूशन में टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाती है। तो हो सकता है कि टेम्परेचर जो है बढ़ जाए और हो सकता है टेम्परेचर कम हो जाए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर TMP शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसे, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जो है डाउन में जा रहा है तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन,
एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये वाली भी है, यानी कि आप जिंक ग्रेन्यूल्स को जब डाइल्यूट टेस्ट एसिड के साथ डालते हो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन अगर आप उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ के देखोगे तो वो टेस्ट ट्यूब जो है गर्म हो जाएगी, ठीक है ना, वो टेस्ट ट्यूब आप गर्म हो जाएगी, तो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जैसा आपने देखा, अब तो नहीं है लेकिन पहले चूना आता था, और अगर आप चूने को जो है सॉरी ये भी एक्सोथर्मिक कही है, और एंडोथर्मिक के लिए एक एग्जांपल आता है बेरियम ऑक्साइड का, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, और बेरियम हाइड्रोक्साइड में, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड डालते हो, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, बेरियम क्लोराइड में आप बेरियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो इस रिएक्शन में अगर आप टेस्ट ट्यूब को छू के देखते हो तो वो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो पहला हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाए, दूसरा होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कोई गैस इवॉल्व हो, तीसरा चेंज इन शेप, यानी कि उसके जो है शेप बदल जाए उसकी, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि कोई भी रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर या तो बढ़ जाए या घट जाए, अगर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर घटता है तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा एक और आता है जो आपका है रिएक्शन 5, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में यानी कि कोई रिएक्शन हो रही है जिसका जब रिएक्टेंट थे तो कुछ अलग कलर होगा, और जब उसका प्रोडक्ट बना तो उसका कुछ और अलग कलर होगा। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन की ही कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हमारे पास में आयरन है, आयरन काला होता है, और अगर आप उसे जो है एज अ मॉइस्चर में और बाहर खुले में छोड़ दें तो उस पर जो है एक ब्राउन थिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहा हमारे पास में काले कलर का था और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसका ब्राउन कलर में वो कन्वर्ट हो गया, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। एक और है, अगर आप लैब में करना चाहें तो आप ले लें जो है एक तो आपका आता है क्या बोलते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3, लेड नाइट्रेट, ठीक है। और एक आपका आता है पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों सॉल्यूशन है, इसका ये भी कलरलेस है, कलरलेस, ये भी कलरलेस है, दोनों ही कलरलेस है, लेकिन जब इन्हें आपस में मिलाते हैं तो ये बनाते हैं पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड Ti, लेड नाइट्रेट PbI और पोटेशियम नाइट्रेट KN। तो ये जो कलर है ये येलो कलर में, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद में ये कलर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यही चीज है कि अगर कोई केमिकल है उसका हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस है, ओके। तो एक और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर 5 पे, वो है चेंज इन कलर, नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो ये भी कलरलेस होता है, यानी कि कोई कलर नहीं होता इसका, ये भी एक कलरलेस कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जब आपस में मिलाते हैं तो ये बनाता है लेड आयोडाइड PbI2 प्लस NO3, बैलेंसिंग करने से
तो लेड आयोडाइड ये येलो कलर का। तो आप जब भी लैब में टेस्ट में लोगे लेड नाइट्रेट और दूसरी टेस्ट में लोगे आप पोटेशियम आयोडाइड, जब आप उसको मिलाओगे आपस में येलो कलर का जो है कंपाउंड, जिसे हम लेड आयोडाइड भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी केमिकल रिएक्शंस की। इसे आप लिख कर अपनी फियर्स नोटबुक में जो है इसे ढंग से याद कर लें, क्योंकि इंपोर्टेंट भी है, बोर्ड में कई बार आ भी जाते हैं। ठीक है, ओके।